Hello everyone, welcome to the class of Indian Contract Act 1872. My dear students, आप सब जानते हैं कि हम एजेंट्स के राइट्स डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द वेरी लास्ट सेशन जिसमें हम एजेंट्स के राइट को ऑल मतलब सारे डिस्कस कर चुके हैं एंड दिस इज द लास्ट वन. विद दैट वी विल कंक्लूड आवर टॉपिक. Right dear students, and on the top you can see this I button. Go and watch the previous sessions जिसमें मैंने एजेंट्स के राइट्स को इन डिटेल आपको समझाया है. आज का हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन रहेगा अबाउट सेक्शन 223 एंड सेक्शन 224. सेक्शन 223 एंड 224 बात करता है कि एजेंट का राइट इन केस अगर वो कुछ भी इन गुड फेथ करता है अपने प्रिंसिपल के लिए, राइट, प्रिंसिपल का हित सोचकर ही काम कर रहा है, बेनिफिट सोच के ही काम कर रहा है कि इसमें प्रिंसिपल का बेनिफिट रहेगा, तो अगर उसने गुड फेथ में कुछ काम किया है और उसके अगेंस्ट उसको कोई लॉस या कॉन्सिक्वेंस बियर करना पड़ गया, देन माय डियर स्टूडेंट्स उसका राइट है कि वो उससे रिलेटेड जो भी लॉस हुआ है, जो भी इंजरी हुई है, जितना डैमेजेस आए हैं, चार्जेस आए हैं, वो सब वो प्रिंसिपल से मांगे. उसका हक है कि मुझे इंडेमनीफाई करो, क्योंकि मैंने जो भी किया वो आपकी अच्छाई के लिए किया, आपके बेनिफिट के लिए किया है. राइट, लास्ट सेशन में जो मैंने ऊपर लिंक भी दिया था आपको भी जस्ट, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि एजेंट का राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट द लॉफुल एक्ट्स, ऐसे काम जो लॉफुली ठीक किए गए हैं, ठीक है, अगर उनमें कुछ नुकसान आता है तो देखिए प्रिंसिपल की ड्यूटी बनेगी बनेगी उनको देना चार्जेस को. बट कई बार ऐसा होता है कि एजेंट काम करते हुए ये खुद से कुछ स्टेप ऐसा ले लेता है कि वो गुड फेथ में करता है, बट स्टिल उसको कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, लॉस होता है, तो उसको बियर कौन करेगा? उसके नाम पर प्रिंसिपल ही करेगा और प्रिंसिपल की ड्यूटी बनती है कि वो इंडेमनीफाई करे. So in this session, let's read about section 223 and 224 of Indian Contract Act, dear students. यहाँ पर क्या बोला गया? That where one person, एक आदमी जब एम्प्लॉय करता है दूसरे को क्या करने के लिए, कि वो उसके लिए काम करे, एंड द एजेंट डज द एक्ट, एजेंट वो काम भी करता है क्या सोचकर? इन गुड फेथ, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी इल विल टुवर्ड्स द प्रिंसिपल. जो भी वो कर रहा है वो प्रिंसिपल की अच्छाई के लिए, हित के लिए, उसके बेनिफिट के लिए कर रहा हो. सो इफ ही डज एनी सो एक्ट इन द गुड फेथ, द एम्प्लॉयर मीन्स जिसने उसको अपने अंडर लिया है काम करने के लिए, यहाँ पर एम्प्लॉयर का मतलब है प्रिंसिपल, इस चीज़ के लिए लायबल रहेगा कि उसको एजेंट को वो सारा नुकसान भरपाई करके देनी है, इंडेमनीफाई करके देना है एजेंट को अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्ट, दो इट मे कॉज एन इंजरी टू द राइट्स ऑफ थर्ड पर्सन. बेशक इससे ऐसा हो कि थर्ड पर्सन के राइट्स पे कुछ भी इफेक्ट आ रहा हो, उसको इंजरी हो रही हो, बट नहीं, प्रिंसिपल का यहाँ पर ये काम है, अगर आपने उसको अपने अंडर काम करने के लिए रखा है और उसने आप ही के लिए गुड फेथ में कुछ एक्ट किया है, देन यू हैव टू बियर ऑल द लॉस, यू हैव टू इंडेमनीफाई द एजेंट. अब आप कहेंगे कि मैम हमें ये एक इलस्ट्रेशन से समझाइए. सो हेयर वी हैव एन इलस्ट्रेशन फॉर यू. बी, अ पर्सन एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए, मतलब यहाँ पर बी कौन हुआ? एजेंट, और इसका प्रिंसिपल कौन है? ए. ए यहाँ पर है प्रिंसिपल. तो बी ने ए की रिक्वेस्ट पर या ए के कहने पर क्या किया? सेल गुड्स इन द पोजेशन ऑफ ए. ए के पास जो गुड्स रखे थे उनको बेच दिया. ए ने कहा मेरे पास ये गुड्स रखे हैं भैया, ये बिकवा दे कहीं पे, तो उसने बेच दिए, बट विच ही हैड नो राइट टू डिस्पोज ऑफ. देखा जाए तो ए का यहाँ पर ए का वो गुड्स बेचने का कोई हक था ही नहीं, लेकिन उसने बी को कहा ये बेच, तो उसने बेच दिए. अब बी को थोड़ा पता था कि ए का ही उन गुड्स पे राइट नहीं है, उसको तो लगा ए के पास सामान रखा है, ए का ही होगा, चलो बेच देता हूँ. एंड बी डज नॉट नो दिस एंड ही हैंड्स ओवर द प्रोसीड्स ऑफ द सेल. जो सेल के बाद पैसा आया वो उसने ए को सौंप दिया कि भैया ये मैंने आपका सामान बेचा है, इस सामान को बेच के ये पैसा आया, ये लीजिए. अब लेटर ऑन क्या होता है? आफ्टरवर्ड्स सी, जो उस सामान का एक्चुअली में ट्रू ओनर है, मतलब ए ने यहाँ पे धोखे से काम किया, ए के पास जो सामान था, पोजेशन में जो सामान रखा था, वो बिकवाना चाह रहा था, बट एक्चुअली में वो सामान ए का था ही नहीं. ए का उन पे कोई हक ही नहीं बनता है बेचने का. वो सामान किसका था? सी का. बट बी को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, उसने वो सामान ए के पास से उठाया, बेचा, जो भी पैसा आया वो ए को दे दिया. जब सी को इन सब चीज़ों का पता लगता है, सी द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स, उसको पता लगता है बी ने मेरा सामान बेचा है, उसको ए का कुछ पता ही नहीं है, तो वो जाकर बी पे केस फाइल कर देता है, स्यू कर देता है बी को कि यू हैव सोल्ड माई
goods without my authority and without taking permission from me, so B को वो sue करता है and recovers the value of the goods and the costs. बी से वो सारे पैसे ले लेता है, बी जितने का तूने सामान बेचा है वो मुझे पैसे लौटा. अब बी तो भैया फंस गया, एक तो वो सामान बेच के आया वो ए को दे दिया, अब बी को सी को भी देने पड़ेंगे, तो बी तो ए के पास ही जाएगा, मेरा नुकसान की भरपाई करो, आपने मुझे पहले तो बताया नहीं कि ये सामान आपका नहीं है. सो नाउ हेयर ए की ड्यूटी बनती है और बी का राइट बनता है. ए इज लाइबल टू इंडेमनीफाई बी, बी का वो सारा खर्चा वो खुद से बियर करे वट ही हैज बीन कंपेल्ड टू पे, क्योंकि ए के कहने पे ही तो बी ने किया था, राइट. एंड फोर, अगर बी ने खुद भी कुछ एक्सपेंसेस अगर बियर करे हैं अपनी जेब से, वो भी ए को देने पड़ेंगे. राइट डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया हो. बी ने सब कुछ गुड फेथ में किया, उसको ए का पता नहीं था कि ए उसके साथ इस तरीके से बात कर रहा है, वो सच्चाई बता ही नहीं रहा. अब सी को जो भी भरपाई करनी होगी वो ए करेगा, बी नहीं करेगा. एंड दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 223. राइट नाउ हियर वी हैव another thing, that this section 223, this right of indemnity does not apply to criminal acts of the agent. एजेंट जो क्रिमिनल एक्ट करते हैं, मतलब कि अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को किसी क्रिमिनल एक्ट करने के लिए अपॉइंट कर रखा है, एम्प्लॉयमेंट दे रखी है, कुछ उससे ऐसा काम करवा रहा है जो क्रिमिनली वैलिड नहीं है, राइट. सो इवन दो दे आर ऑथोराइज्ड बाय द प्रिंसिपल, चाहे वो प्रिंसिपल के कहे अनुसार हो, अगर ए ऐसा काम कर देता है तो ए लास्ट में जाके पी से पैसा नहीं मांगेगा. ए किस बात में मांगेगा, गलत काम किया, पी से मांग ही नहीं सकते प्रिंसिपल से. अब ये सेक्शन, ये किस में मेंशन्ड है आपको, सेक्शन 224 में. उसमें क्या बोला गया, आप ध्यान से सुनना. वेयर वन पर्सन जो एम्प्लॉय करता है अनदर को टू डू एन एक्ट विच इज क्रिमिनल इन नेचर, राइट. अब पी ने अपॉइंट करा है ए को, और क्या काम करने के लिए, ऐसा एक्ट जो कि क्रिमिनल नेचर का है, तो एम्प्लॉयर यहाँ पर लेटर ऑन लाइबल नहीं होगा एजेंट को कुछ भी डैमेज फुलफिल करने का. कल ए का अगर कुछ नुकसान होता है या ए को कोई चार्जेस लॉस बियर करना पड़ जाएगा, तो प्रिंसिपल तो हाथ उठा देगा, भैया मैं नहीं दे रहा, और ना ए जाकर पी से मांग सकता, क्योंकि उसके पास राइट नहीं है. क्रिमिनल नेचर का आपने काम किया ही क्यों, जब आपको लग रहा था ये काम गलत है तो आपने क्यों किया, राइट. सो ही इज नॉट लाइबल टू द एजेंट, चाहे उसने ये बात एक्सप्रेस वे में बोल रखी हो या इम्प्लाइड प्रॉमिस दे रखा हो, लिख के भी दे रखा हो, मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा दूंगा, नहीं दे सकता, राइट. ही कैन नॉट इंडेमनीफाई हिम अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट. अगेन इलस्ट्रेशन से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा. ए है, ए एम्प्लॉय करता है बी को, सेम वही बात है यहाँ पर. ए प्रिंसिपल है, वो बी को बुलाता है क्या करने के लिए, बी को कहता है जाके सी को पीट के आ, यू हैव टू बीट सी, उसको थोड़ी उसकी पिटाई करके आ, और अगर कुछ भी हुआ तेरे साथ गलत, मैं खड़ा हूँ, मैं तेरा सारा नुकसान भरूंगा, राइट. तो अब बी को क्या चिंता, वो तो ठीक है कर देगा काम. एंड एग्रीज टू इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई करने के लिए भी वो एग्री हो जाता है. लेटर ऑन बी जाता है और सी को बीट करके आ जाता है, ही बीट सी, एंड नाउ ही हैज टू पे डैमेज टू सी. अब सी तो केस फाइल करेगा ही, बी पे ही करेगा, क्योंकि उसने बी से मार खाई है, बी को ही देखा है, तो कोर्ट में केस चलता है, बी पर जुर्माना लगता है, उसको सी को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे. नाउ अब बी जाता है ए के पास कि भैया पैसा दो, सी मांग रहा है. नाउ हेयर ए इज नॉट लाइबल, ए अब लाइबल नहीं है, तो यहाँ पर बी को ही इंटेलिजेंसी से काम लेना पड़ेगा, उसको सोच समझ के वो काम करना है. अगर वो गलत नेचर का हुआ, क्रिमिनल नेचर का हुआ, तो वही फंसेगा, राइट. ए तो अपना हाथ छुड़ा देगा. ए इज नॉट लाइबल टू इंडेमनीफाई बी फॉर दोज डैमेजेस, राइट. अब हम केस स्टडी से दोनों बातें समझते हैं, एक सेक्शन 223 का, एक सेक्शन 224 का. सबसे पहले ये केस आता है सेक्शन 223 का. तो इन एडमसन वर्सेस जैरविस, इस केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट, एक ऑक्शनियर है, राइट. दिस ऑक्शनियर सोल्ड सर्टेन कैटल ऑन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द डिफेंडेंट, राइट. क्या करता है ये कुछ कैटल बेचता है ऑक्शनियर, किसके कहने पर, उसको किसी से ऑर्डर मिला है डिफेंडेंट से. एंड नाउ अब वो कैटल सोल्ड कर देता है, खर्चा जो ऑक्शनियर का आता है वो तो मांगने जाएगा भी, मैंने आपके कहने पे ही चीजें बेची हैं. सो ही वॉज हेल्ड लाइबल टू द ट्रू ओनर फॉर सच कन्वर्जन, लेटर ऑन उस पर कुछ चार्जेस लगते हैं. नाउ यहाँ पर क्या है, दिस डिफेंडेंट इज
ही कैन रिकवर दिस इंडेमनिटी फ्रॉम द प्रिंसिपल, बिकॉज एक्ट जो यहाँ पर उसने किया है वो लॉफुल एक्ट है, कहे अनुसार किया है, गुड फेथ में किया है, इलीगल नेचर का नहीं है, सो ही हैज़ टू बाउंड। ये हमें सेक्शन 223 में क्लियरली मेंशन है, राइट। नेक्स्ट केस स्टडी आती है हमारी सेक्शन 224 की, जिसमें क्रिमिनल नेचर का एक्ट किया गया हो। तो इसमें क्या होता है, इन दिस केस रामकुमार वर्सेस लक्ष्मी नारायण, एक एजेंट है, उसको अपॉइंट किया जाता है क्या करने के लिए, टू इम्पोर्ट एडल्ट्रेटेड मस्टर्ड ऑयल, एडल्ट्रेटेड मिलावट का तेल उसको मंगवाना है। तो एजेंट को इंपोर्ट करके लाना है मिलावट का तेल, और एजेंट को बोला गया तेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो हम तेरे को तेरी लाइबिलिटी को फुलफिल करेंगे। अब लेटर ऑन एजेंट को लॉस होता है, उसको पनिशमेंट मिलती है, पकड़ा जाता है, भैया अब तो तुम अडल्ट्रेटेड सामान मंगवाओगे तो चेकिंग तो हर जगह हो रही है, वो फंस जाता है। लेटर ऑन वो कहते हैं मैंने तो अपने प्रिंसिपल के कहने पे किया था, क्या प्रिंसिपल को पकड़ा जाएगा? नो, ही कैन नॉट रिकवर इंडेमनिटी फ्रॉम हिज प्रिंसिपल, राइट स्टूडेंट्स। एजेंट का यहाँ पर ध्यान रखना है, एजेंट को क्या, कि वो जो भी काम करने की जिम्मेदारी ले रहा है वो लॉफुल एक्ट होना चाहिए। So with this dear students, we discussed these two important rights of agent under section 223 and 224, and with this we wind up this syllabus of this topic of agent rights, and in next session we are going to discuss about agents authority. Till then, keep watching, keep sharing, and you can follow us on these various sites through Telegram, through Instagram, and you can send us your suggestions, your doubts through mail. Thank you.